Assalamu alaikum viewers. This is me Abdul Rahman Khan, Assistant Director, Home Department Social Secretary Quetta. I welcome you all in my this YouTube channel Abdul Rahman Khan के नाम से। आज का जो हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड जो एक हॉट टॉपिक है that is BRICS expansion and the emerging multipolar world. टॉपिक को शुरू करने से पहले इफ़ यू वॉच्ड माय फर्स्ट वीडियो उसमें हम लोगों ने यही बताया था कि यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म में जो दैट वुड बी समथिंग यूनिक, उसमें ये होएगा जो भी टॉपिक हम लाएंगे, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हम लोग 2 और 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी मॉडल क्वेश्चंस रख लेंगे। सो उसमें एक आज के टॉपिक के हवाले से 2 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, मॉडल क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चन एंड इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इस टॉपिक के हवाले से हाउ कैन एग्जामिनर शेप अ मॉडल क्वेश्चन फॉर एन एस्पिरेंट। सो टॉपिक को शुरू करने से पहले इस टॉपिक में जो 2-3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो ये दिस कमिंग सेंसस 2025 के लिए भी एक्सपेक्टेड होप सो, सेकेंडली फॉर पीएमएस करंट अफेयर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जनवरी के एंड में बीपीएससी यानी पीसीएस के जो इंटरव्यूज होने वाले हैं उस पर्सपेक्टिव से भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। आपसे यही पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स के बारे में। तो हम आज कोशिश करेंगे कि इसको डिलिबरेटली कंप्रेहेंसिवली इसको डिस्कस कर लें, हर एंगल से इसको। सो हम इसको कंप्रेहेंसिवली एनालाइज कर लेंगे टॉपिक को हर एस्पेक्ट से। सो आज लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि टॉपिक है क्या, ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब इसको सबसे पहले हम लोग बाइफरकेट कर लेंगे, क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट इज ब्रिक्स। नाउ हियर अनदर वर्ड दैट इज एक्सपेंशन। इसको जब हम लोग ब्रिक्स एक्सपेंशन के साथ रिलेट कर लेंगे, सो इन सम ऑफ द रिसर्च पेपर्स द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड नाउ ब्रिक्स प्लस के नाम से भी, बट इट्स नॉट ऑफिशियली येट, लेकिन रिसर्च पेपर्स या पब्लिशिंग जो मैगजीन्स आप देख लेंगे, सो ब्रिक्स प्लस के भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, सो हम लोग इसको भी देख लेंगे कि व्हाट इज ब्रिक्स प्लस। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज या टॉपिक इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड किसे कहते हैं या वर्ल्ड ऑर्डर किसे कहते हैं। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में या इसी लेक्चर में हम इसको कवर अप कर ले, नहीं तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो वर्ल्ड ऑर्डर पे हम लोग एक लेक्चर बना लेंगे इंशाल्लाह। सो टॉपिक तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टॉपिक से पहले लेट्स हैव द मॉडल क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चंस किस तरह होते हैं। सो देन स्टेप बाय स्टेप हम इसके आउटलाइंस भी डिस्कस कर लेंगे। इसी क्वेश्चंस अगर आपके सामने यही क्वेश्चंस आ जाए सो यू वुड बी एबल टू इजीली अटेम्प्ट या एनालाइज इट। सबसे पहले देखते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन इसका बनता कैसा है। क्रिटिकली एनालाइज द रिसेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स and its implications for the emergence of a multipolar world order. अब यहाँ पर world order को भी हम लोग नोट कर लेंगे कि what is world order. How does this shift, mean this BRICS expansion, BRICS plus, how does this shift challenge the existing global power structure? ये तो हुआ एक एनालिटिकल क्वेश्चन। आपकी एनालिसिस एग्जामिनर आपसे मांगते हैं कि हाउ डू यू एनालाइज इट, हाउ डज दिस शिफ्ट चैलेंज द एग्जिस्टिंग ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। अब आप इस पर अपने एनालिसिस का जिस तरह देंगे, सो इंशाल्लाह वी विल ड्रॉ हियर द आउटलाइंस एंड इंट्रो ऑफ टॉपिक्स। नाउ लेट्स हैव द इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इस पर इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह बन सकता है, ये दोनों मॉडल क्वेश्चंस है। They are not expected questions, they are not guessed questions, just a model question। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर लूँ कि इस टॉपिक के हवाले से मॉडल क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं, सो उसको भी ज़हन में रख के then we will move toward understanding the BRICS expansion and emerging multipolar world. Discuss how BRICS expansion can reshape global economic and political alliances. What opportunities and challenges does this present for developing countries including Pakistan? अब यहाँ पर यही अगेन हमसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंसेस पर इस ब्रिक्स एक्सपेंशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है या क्या इम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो इस क्वेश्चन में है कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस डज दिस प्रेजेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज
यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूडिंग पाकिस्तान कर लिया। पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से भी हम लोग इसको देख लेंगे। जैसे प्रेजेंटली पाकिस्तान के जो मेंबरशिप था इसको भी होल्ड किया, पाकिस्तान मतलब मेंबरशिप हासिल नहीं हुई इसको, उसके रीजंस क्या थे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स को मतलब ज्वाइन कर ले, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस, और इफ पाकिस्तान डज नॉट ज्वाइन द ब्रिक्स एक्सपेंशन या ब्रिक्स जो ब्लॉक है हमारे, सो क्या इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं। सेकेंडली इसको हम लोग इस पर्सपेक्टिव से भी देख लेंगे कि आया ये एक जो ब्रिक्स ब्लॉक है काउंटर बैलेंस कर रहा है वेस्ट ब्लॉक को। ओके, सो वो तो क्वेश्चंस थे, एनालिटिकल क्वेश्चन एंड इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ कम बैक टू द टॉपिक को समझते हैं, ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब डिटेल आउटलाइन में जो आप देख लेंगे, सो इंट्रोडक्शन के व्हाट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड लेटर ऑन साउथ अफ्रीका वाज एडेड। सो 2009 में ये फॉर्मली मतलब ऑर्गेनाइज्ड हुए, इनके सबमिट हुए। सो टिल नाउ इसके टोटल 16 सबमिट हो चुके हैं, ये अपने ज़हन में रखना है। 16 सबमिट्स हुए हैं, जो लास्ट हुई थी दैट वाज इन रशिया। काजान स्टेट या काजान जो सिटी थी वहाँ पर हुई थी फ्रॉम 22 टू 24 अक्टूबर 2024 में, जो इसकी 16 सबमिट हुई थी। सो ब्राज़ील, अगेन आई विल जस्ट रिपीट कि बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। टोटल इसके 16 सबमिट हो चुके हैं। 2009 में ये फॉर्मलाइज्ड हुआ था। सो इंट्रो में आप बेसिकली यू कैन राइट द सेम कि ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर दिस, इतने सबमिट इसके हो चुके हैं। एंड द पर्पस ऑफ ब्रिक्स इज व्हाट, ऑब्वियसली आफ्टर पोस्ट कोल्ड वॉर जो इसकी जो मेन पर्पस थी, टू काउंटर बैलेंस द यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस। US-led institutions, मेन इसकी जो पर्पस थी दैट इज टू काउंटर बैलेंस US-led institutions। अब आते हैं, सो दैट वाज द बेसिकली ब्रिक्स एक्सपेंशन मींस लेटर ऑन जब 15 सबमिट में न्यू 6 मेंबर्स वर एडेड। वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वो जब ऐड हुए तो क्यों ऐड हुए एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यू मेंबर्स। एक्सपेंशन इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये विद पैसेज ऑफ टाइम न्यू मेंबर्स को भी इनवाइट कर रहा है। सो दैट इज नोन एज एक्सपेंशन, ब्रिक्स एक्सपेंशन। अब यहाँ पर आ जाए जब इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, सो वेस्ट जब एक ब्लॉक बन रही है जो काउंटर बैलेंस कर रही है यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस मीन जो वेस्टर्न हेजमनी है, दिस टर्म आईआर में होती है और मुझसे कोशिश कर ले कि जो सब्जेक्टिव जॉर्गन्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आप यूज़ कर सकते हैं। सो जो यूएस हेजमनी थे उनको काउंटर करने के लिए जब एक ब्लॉक न्यू मेंबर्स को इनवाइट करेंगे तो वो उसमें शामिल होंगे। सो यूएस के लिए दैट वुड बी अ काउंटर। सो that is known as therefore the new multipolar world. Multipolar and unipolar world, ये दो terms है। multipolar means when the world no more remains under the hegemony of a uni, means एक state के अंदर वो मतलब सुपर पावर ना रहे, so that is known as multipolar world. So introduction में हम लोग यही आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। लेटर ऑन थोड़ा बहुत और भी इसको आप एलिब्रेट कर सकते हैं। नाउ कम बैक हियर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ऑब्जेक्टिव से भी आपको पता चल जाएगा हाउ डू दे काउंटर बैलेंस यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस। इस टर्म को आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना है, ये इसी से हमारे कंप्लीट टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर। ओके, नाउ कम बैक टुवर्ड द सेकंड जो हमारी जो सेकंड आउटलाइन है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स के क्या मकासद है या गोल्स है। फर्स्ट वन इज
promoting sustainable development and equitable economic growth. Sustainable development and equitable economic growth ये दोनों एक interrelated terminologies है. It means long term economic progress या fairness and inclusivity वो आप इस long term progress economic में होनी चाहिए. Second objective है that is strengthening the voice of emerging economies in global institutions. स्ट्रेंथनिंग वॉइस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज का क्या मतलब है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी मतलब डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज में शामिल करा, सच एज इंडिया, ब्राजील, दैट कैन मतलब उनकी जो इंटरेस्ट है कैन चेंज. सो वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके वॉइसेस को भी मतलब वैल्यू देना पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में उनका भी एक रोल होता है. अगर आप यूएन में देख लीजिए, में मतलब जो फाइव पावरफुल स्टेट्स है, ओनली दे डिसाइड. सिक्योरिटी काउंसिल में आप जब देख लेते हैं उनकी इतनी ज्यादा वो जो स्टांस होती है, दे डू नॉट प्रेफर. द थर्ड वन दैट इज फैसिलिटेटिंग कोऑपरेशन इन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस. दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स के ये बना क्यों. अब आ जाते हैं मतलब आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन्स, मतलब टिल नाउ what they have achieved. So इसमें जब हम अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले NBD नेशनल डेवलपमेंट बैंक 2014 में जब ये बना, सो अपना बैंक इन लोगों ने बनाया. सेकेंड वन दैट इज CRA मींस कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. ये करते क्या है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पेशली इन फाइनेंशियल क्राइसिस में. जो मेंबर स्टेट्स है, इफ एनी वन ऑफ देम फेसेस फाइनेंशियल क्राइसिस especially in foreign reserves में, so they provide, so this term means liquidity support. financial crisis में जब एक foreign reserves जब आप face कर लेते हो crisis की, so they provide, CRA आपको liquidity support provide कर लेती है. okay, next जो outline है बेसिक हम लोग इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेंगे. न्यू मेंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस. अच्छा, नाउ मेन जो टॉपिक है, अब यहाँ पर अगेन मैं इसको रेफर करूंगा यहाँ से, काउंटर बैलेंस यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस. अब यहाँ पर देख ले जो 2015 समिट में एक्सपेंशन यहाँ पर मैंने लिखा है. 15 समिट में जो न्यू 6 स्टेट्स डोज के, तो उनमें कौन स्टेट्स है? अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE एंड इथियोपिया. अब इनकी सिग्निफिकेंस भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जब इंक्लूड हुए, सो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है ब्रिक में, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती है. जो नेक्स्ट आउटलाइन है इसको देखिए, इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रिक्स एक्सपेंशन. ब्रिक्स एक्सपेंशन मींस ये जो नए 6 स्टेट्स जो इंक्लूड हुए, इससे इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रिक्स की ऑन द वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या पड़ सकती है. मींस हाउ कैन दे काउंटर बैलेंस यूएस लेड इंस्टीट्यूशन, जो IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ एंड सो ऑन. अब यहाँ पर देख ले, अगर आप थोड़ा बहुत इसकी बायोग्राफी जियोग्राफी देख ले अर्जेंटीना की या इजिप्ट, ईरान की. सो अर्जेंटीना बेसिकली नोन एज इथियम रिच स्टेट. जो नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आप देख रहे पर्टिकुलरली लिथियम, यहाँ पर हमारे पास अर्जेंटीना में यू कैन इजिली मतलब जो बल्क ऑफ क्वांटिटी है दैट इज अवेलेबल लिथियम क्रूशल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. जो इजिप्ट है दैट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अ गेटवे बिटवीन अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट. अब आ जाते हैं ईरान, जो एक की प्लेयर है, जो की रोल प्ले कर रहा है हमारे मतलब एनर्जी सेक्टर में या जियो पोलिटिकली इन क्रिटिकल मिडल ईस्ट क्राइसिस में, या जो मिडल ईस्ट की जो सिनेरियो है उसमें ईरान एक मेजर प्लेयर है हमारे पास. सऊदी अरेबिया एंड UAE बोथ आर गल्फ स्टेट्स जो ऑयल रिच्ड है, सो दैट कैन आल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन एनर्जी सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस में. The last one that is Ethiopia, a key African nation with growing economic and potential strategic location रखते हुए. So इन सब को जब आप ऐड कर लेंगे, so obviously it will have a major impact on the world order to counterbalance the US-led institutions, जिसमें आप देख लीजिए Western alliances है such as NATO, G7 state and so on. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे कि G7 स्टेट्स और ब्रिक्स को कंपेयर कर लेंगे क्या होता है. ओके, नाउ कम टुवर्ड द चैलेंज टू वेस्टर्न डोमिनेंस. अब ये किस तरह चैलेंज कर सकता है या इम्पैक्ट
वेस्टर्न डोमिनेंस पर आ सकती है ब्रिक्स के। सो वी विल सी नाउ दैट। अच्छा जी, अब हम देख लेंगे जो हमारे नेक्स्ट एक आउटलाइन हो सकती है ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड टॉपिक में है चैलेंज टू वेस्टर्न डोमिनेंस। अब ये चैलेंज टू वेस्टर्न डोमिनेंस को किस तरह देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो वेस्टर्न यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस को जो एक चैलेंज है ब्रिक्स, दैट इज इकोनॉमिक काउंटर बैलेंस। अब अगर इन तीनों जो जितने भी ब्रिक्स स्टेट्स से इनके जो टोटल मतलब दैट रिप्रेजेंट्स more than 50% of the world population and around 25% of the world GDP. नेक्स्ट जो हमारे पास है रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस भी इनके लिए एक चैलेंज हो सकती है। नाउ हाउ डू वी एक्सप्लेन रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। अब ब्रिक्स क्या करे, वो पुश कर रही है ये जो यूएन सिक्योरिटी है to include greater representations of the other states like Brazil, India and so on. And through next इसमें अगर आप फाइनेंशियल के परस्पेक्टिव से देख ले, जैसे मैंने पहले बताया था कि NDB एंड CRA नेशनल डेवलपमेंट बैंक के थ्रू से ये अपने जितने भी मेंबर स्टेट्स है इनको मतलब फंड या जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सर। CRA मीन्स कंटिजेंट रिजर्व्स अरेंजमेंट्स, इनके जरिए जो लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रही है ताकि जो रिलायंस है जो स्टेट्स मतलब जो IMF की तरफ देखते हैं या वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, सो दे आर ट्राइंग कि CRA उसको लिक्विडिटी सपोर्ट मीन्स फाइनेंशियल क्राइसिस सपोर्ट उनको प्रोवाइड करे। सो दैट इज चैलेंज टू वेस्टर्न डोमिनेंस। जाहिर बात है जब IMF के बजाय CRA उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, सो इनके वेस्टर्न डोमिनेंस को खतरा हो सकता है एंड द वर्ल्ड नो मोर रिमेन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, दैट इज द एरा ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब आ जाते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रिक्स। ब्रिक्स लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल साउथ को के इंटरेस्ट को ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रिक्स। एक कोलैबोरेटिव जो मतलब रिप्रेजेंटेशन है दे कैन रिप्रेजेंट इन द इंटरनेशनल या वेस्टर्न डोमिनेंस में ये अपना रिप्रेजेंटेशन ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन शो कर सकता है। अब विद इन ब्रिक्स जो इंटरनल चैलेंजेस है वो क्या है, हम इसको देखते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब यहाँ पर अगर हम ब्रिक्स स्टेट्स में देख ले हैं कि जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स आप देखते हैं इनमें, एंड डिफरेंट पॉलिसी प्रायोरिटीज। चाइना की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, इन इंडिया टिल नाउ हैव अ गुड रिलेशंस विद US आल्सो। सो दोनों की पॉलिसीज भी डिफर कर पा रही है। सो दैट इज इंटरनल चैलेंज टू ब्रिक्स। सेकेंड जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जो विद इन ब्रिक्स स्टेट्स है इनमें इकोनॉमिक जो एक लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पाई जाती है। अगर आप GDP चाइना का देख ले एंड कंपेयर इट विद साउथ अफ्रीका या रशिया का उठा ले एंड कंपेयर इट विद इंडिया, सो दैट इज आल्सो एन इंटरनल चैलेंज फॉर द ब्रिक्स स्टेट्स या ब्रिक मेंबर्स। थर्ड दैट इज डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब विद इन ब्रिक्स जो मेंबर्स हैं इनके हर स्टेट्स की मोस्ट प्रोबेबली डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम है। सो दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज या इंटरनल चैलेंज फॉर ब्रिक्स स्टेट्स। अब हम देखते हैं इफ पाकिस्तान ज्वाइंस ब्रिक्स, सो व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान, और इफ ये एंड मींस पोटेंशियल बेनिफिट्स हम पाकिस्तान के देखते हैं एंड एज वेल एज चैलेंजेस भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान अगर ब्रिक्स को ज्वाइन कर ले, सो व्हाट चैलेंजेस कैन पाकिस्तान फेस। ओके, अब हम देख लेंगे जो लास्ट जो इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में जब हम लोगों ने देखा था कि हाउ डज द शिफ्ट, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जो इंक्लूडिंग पाकिस्तान का भी जो क्वेश्चन था कि क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं या पोटेंशियल चैलेंजेस एंड बेनिफिट हो सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस के पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान इफ इट ज्वाइंस ब्रिक्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक्सेस टू अल्टरनेटिव डेवलपमेंट फाइनेंसिंग।
एक अल्टरनेट एक्सेस पाकिस्तान को मिल जाएगी डेवलपमेंट फाइनेंसिंग में, सच एज जैसे NDB एंड CRA जो लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर लेती है। नेशनल बैंक, डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट्स कैन अवेल पाकिस्तान उनसे, सो बजाय कि रिलाई कर ले पाकिस्तान IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे या अदर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो उसकी वजह पाकिस्तान को एक अल्टरनेट डेवलपमेंट फाइनेंसिंग सोर्स भी मिल जाएगी CRA के फॉर्म में। सो दैट कुड बी वन ऑफ द बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान इफ इट ज्वाइंस ब्रिक्स। सेकेंड वन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली जब आप बिग मार्केट्स को ज्वाइन कर लेते हैं सच एज चाइना, रशिया एंड अदर मार्केट्स, सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान की बढ़ जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शक्ल में। The third one, that is geopolitical leverage and strategic alliances. जब आप ब्रिक्स के मेंबर, if Pakistan joins, so geopolitical leverage भी obviously Pakistan can gain, and strategic alliances आपकी big markets के साथ या जो big nations है उनके साथ बन जाती है। Now come back here, challenges for Pakistan as a potential BRICS members. What would be the challenges Pakistan के लिए if it joins? Balancing relations with Western alliances. Obviously, right now Pakistan has warm relations with Western alliances, जो खास करके US-led institutions है उनके साथ पाकिस्तान के अच्छे alliances है। So उनको फिर बैलेंस करना that would be a bit difficult for Pakistan। अपने diplomatic relations को उधर भी मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, यहाँ पर BRICS members के साथ भी मेंटेन रखना, that would be a challenging task for Pakistan। Managing regional tensions within BRICS, पाकिस्तान को regional tensions manage करना, that would be also another challenge, especially with India, जिसके मतलब from since birth of Pakistan जो एक dispute आ रही है, so उनको manage करना भी एक challenge पाकिस्तान के लिए हो सकता है, क्योंकि इंडिया BRICS में भी एक core and major player के शेप में या तौर पे रोल प्ले कर रहे हैं। The third one, that is governance and institutional challenges. So governance and institutional challenges में आप किस तरह इसको लिबरेट कर सकते हैं? पाकिस्तान obviously हाई डेप्थ में है, इनस्टेबल इकोनॉमी है, so उसको भी मैनेज करना that would be difficult challenge for Pakistan to avail the opportunity. So this was all about BRICS expansion and emerging multipolar world. So hope so you have understand and got the main points। आउटलाइंस को बेशक आप इसके सीक्वेंस ऑर्डर्स आगे पीछे अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, इफ दिस फॉर्मेट यू डोंट लाइक या मतलब आपको पसंद नहीं आया, सो यू कैन कमेंट, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि जिस फॉर्मेट पे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है या आप चाहते हैं या समझते हैं कि अगर ये लेक्चर इस फॉर्मेट के बजाय इस तरह हो जाए, सो आप अपने जो एक वैल्यूएबल व्यूज है कमेंट्स वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, सी यू।